आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस को 40 साल पूरे हो गए हैं। एन.आर. नारायण मूर्ति की अगुवाई में इन्फोसिस की नींव रखी गई और आज ये कंपनी 71.41 अरब डॉलर की है। आज जानते हैं कि आखिर कैसे एक आइडिया इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया। 1981 में इन्फोसिस की नींव 7 लोगों ने रखी। ग्लोबल डिलीवरी मॉडल में इसने नए मुकाम हासिल किए। इन्फोसिस 1999 में नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। 10,000 रुपए की पूंजी से शुरू होने वाली इन्फोसिस आज 6,48,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन गई है। इसके एम्प्लॉयज की तादाद भी करीब 3.5 लाख है। इन्फोसिस की नींव रखने वाले एन.आर. नारायण मूर्ति को भारत के आईटी सेक्टर के पुरोधा के तौर पर जाना जाता है। इन्फोसिस को खड़ा करने में उनके साथ नंदन नीलेकणी, क्रिस गोपालकृष्णन, एस.डी. शिबूलाल, के. दिनेश, एन.एस. राघवन और अशोक अरोड़ा शामिल थे। ये सभी पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के कर्मचारी रह चुके थे। आपको शायद पता ना हो कि इन्फोसिस की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई थी। इन्फोसिस के शुरुआती दिनों को याद करते हुए नारायण मूर्ति बताते हैं कि दूसरे को फाउंडर्स के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई के एक कमरे के अपार्टमेंट में एक वेंचर लॉन्च करने के बारे में राय मशविरा किया था। तब इस कंपनी का नाम इन्फोसिस कंसल्टेंट्स रखा गया था। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि नारायण मूर्ति ने कंपनी शुरू करने के लिए पत्नी सुधा मूर्ति से पैसे उधार लिए थे। मूर्ति के घर का पहला कमरा इन्फोसिस का पहला दफ्तर था। हालांकि इसका रजिस्टर्ड दफ्तर राघवन का घर था। इन्फोसिस के बारे में एक और दिलचस्प कहानी है। इन्फोसिस के पहले एम्प्लॉय नारायण मूर्ति नहीं थे। कंपनी के पहले कर्मचारी एन.एस. राघवन थे। मूर्ति चौथे नंबर के एम्प्लॉय थे। पटनी में अपने टास्क खत्म करने में मूर्ति को करीब 1 साल का वक्त लग गया और उसके बाद ही वे कंपनी से जुड़ पाए। इन्फोसिस के शुरुआती दिनों की एक और दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के पास 1983 तक कोई कंप्यूटर ही नहीं था। इसकी वजह ये थी कि जो कंप्यूटर मूर्ति को पसंद था उसे इंपोर्ट करना पड़ता और वो उनके बजट से बाहर की थी। उन्हें ये कंप्यूटर लेने में करीब 2 साल का वक्त लग गया। ये डेटा जनरल 32 बिट MV8000 था। एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्फोसिस संकट के घेरे में आ गई। ये बात है 1989 की। इसके चलते कंपनी के एक फाउंडर अशोक अरोड़ा ने कंपनी छोड़ दी। बाकियों को भी कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होगा। ऐसे में मूर्ति ने सबको कहा, अगर वे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं इसे चलाऊंगा। इसके बाद नीलेकणी, गोपालकृष्णन, शिवूलाल, दिनेश और राघवन ने कंपनी में रुकने का फैसला कर लिया। इन्फोसिस के 40 साल का सफर पूरा करने के मौके पर मूर्ति ने कहा कि वे प्रोफेशनल के लिए और प्रोफेशनल द्वारा एक कंपनी तैयार करना चाहते थे जिससे सभी स्टेक होल्डर्स को सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि इन्फोसिस के फाउंडर्स की वैल्यूज एक जैसी थी। इन्फोसिस को शुरू करने का एक और मकसद ये दिखता था कि भारत में उच्च दर्जे के गवर्नेंस और एक्सीलेंस का प्रदर्शन करने वाली कंपनी चल सकती है। नंदन नीलेकणी ने 1969 में मूर्ति से पहली दफा मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि वे सबसे चमत्कारिक लीडर रहे और उन्होंने दूसरे को फाउंडर्स को आगे बढ़ने का मौका दिया। तो ये थी कहानी इन्फोसिस के खड़े होने और दुनिया की धुरंधर आईटी कंपनी बनने के सफर की।